हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पास लेक्चर सरफेस केमिस्ट्री का, जो आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन का मिड पोर्शन चल रहा है अपनी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्योरीफिकेशन के बारे में। जैसा आप लोगों को पता है, अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटी की, और अभी भी हमारे पास एक सर्कुलेशन आया है कि जिसमें कहा गया कि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपने पास आएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो देखिए अब बच्चों, थ्योरेटिकल पोर्शन है तो इसमें ऑब्जेक्टिव आप इजीली कर सकते हो। यूनिट लगभग 4 लेक्चर की और बस्ती है। 4 लेक्चर के बाद आपके पास यूनिट खत्म हो जाएगी, यानी इस वीक आपके पास हर हालत में यूनिट आपके पास कंप्लीट हो जाएगी। तो अब यूनिट कंप्लीट हो जाए तो उससे पहले क्या है कि आप लोग ना साइड बाय साइड इसके एमसीक्यू जरूर करते रहिएगा। आपको इसके एमसीक्यू छोड़ने नहीं है किसी के भी, मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन जिसका भी है, जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन आप कर रहे हो, जितने भी थ्योरेटिकल यूनिट है, उसका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। उसके लिए क्या है कि बुक से अगर लाइन टू लाइन आप पढ़ रहे हो ना, तो इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। इसलिए क्या है कि मैंने आपके पास नोट्स आपको सिर्फ प्रोवाइड कराए थे कि आप उसको देख के इस तरह से नोट्स बना सकते हो, बट आप बुक की ज़रूर हेल्प लीजिए ताकि उसमें से कोई ऐसा पॉइंट ना रह जाए जो हमें ना पता हो। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं आपके पास क्या प्योरीफिकेशन है किसका, कोलाइडल सॉल्यूशन का, कि प्योरीफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चे, प्योरीफिकेशन का मतलब क्या है? तो प्योरीफिकेशन एक प्रोसेस है जहाँ पर आप लोग क्या करते हो, कोलाइडल सॉल्यूशन में जो इम्प्योरिटी है उसको इस हद तक आप रिमूव कर सकते हो, जो इलेक्ट्रोलाइट इम्प्योरिटीज है उसको इस हद तक रिमूव कर दो, वो आपके पास क्या हो जाएगा, एक आपके पास प्योरीफिकेशन हो जाएगा। जैसे अगर आपको कोई बोलता है कि प्योरीफिकेशन का आप लोग डेफिनेशन दीजिए, तो प्योरीफिकेशन कहते हैं रिड्यूसिंग द इम्प्योरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल। क्या कह रहा हूँ मैं? प्योरीफिकेशन क्या है कि रिड्यूसिंग द इम्प्योरिटी, किसमें कहता है कि ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज मिनिमम आपके पास रिक्वायर्ड लेवल। मतलब 100% कोई चीज़ आपके पास प्योर नहीं होती, ध्यान रखना, क्योंकि कुछ परसेंट इम्प्योरिटी तो देखो सब में मिलती है। तो उसी अगर मैं सिर्फ डेफिनेशन की बात करता हूँ तो डेफिनेशन आप सिर्फ ये लिखोगे, सर एक प्रोसेस है जहाँ पर आप लोग क्या करते हो, किसी इलेक्ट्रोलाइट की इम्प्योरिटी को रिमूव करते हैं एक रिक्वायर्ड लेवल तक। रिक्वायर्ड लेवल हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि 99.99% तक आपके पास कोई चीज़ प्योर हो सकती है, 100% चीज़ प्योर नहीं होती। तो आज डिस्कस कर रहे हैं सर प्योरीफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब कोलाइडल सॉल्यूशन को प्योरीफाई करने के लिए हम किन किन मेथड का जिक्र करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 3 मेथड लिखे हुए हैं, इसको मैं 4 मेथड में कन्वर्ट कर दूंगा। सबसे पहला लिखा है डायलिसिस, दूसरी बात लिख रखा है कि आपके पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तीसरी लिख रखा है आपके पास अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसको ढंग से समझ लीजिए कि डायलिसिस आपके पास क्या होगा। मैं आपके पास पहले जर्नली आपके पास एग्जांपल दे सकता हूँ कि इसमें मैं 2 टाइप के डायलिसिस पढ़ूंगा, एक तो जनरल डायलिसिस, एक इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या है और जनरल डायलिसिस, दोनों को मैं एक साथ समझा दूंगा। पहले आपको ये पता होना चाहिए डायलिसिस होता क्या है। तो देखिए, जो बच्चे हमारा जो कहते हैं ना ब्लड है, ह्यूमन ब्लड, ये जनरली आपके पास क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। जो ब्लड है ये आपके पास क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब इसको प्योरीफाई करने के लिए आपके पास भगवान ने, नेचर ने हमें क्या दिया है, एक किडनी प्रोवाइड की है। अब किडनी प्रोवाइड किया तो किडनी क्या करती है भाई, ब्लड में जितनी भी इम्प्योरिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए किडनी किसका काम करती है, डायलिसिस का काम करती है। आपने सुना भी होगा बहुत सारे लोगों की, जैसे क्या है आज की डेट में आता है किडनी खराब हो गई, ज़्यादा ड्रिंक करता था, ज़्यादा आपके पास हैवी प्रोटीन लेता था, तो उससे क्या है कि किडनी वर्क करना कम कर देती है। तो किडनी का काम क्या है, किडनी का काम है आपके पास प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड को रिक्वायर्ड लेवल तक उसकी जो इम्प्योरिटी है उसको रिमूव करना और आपके पास पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, ये काम आपके पास है। तो वहाँ जो किडनी है वो किसका काम करती है, एज ए आपके पास वो जो प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस होगा डायलिसिस, ठीक है। और जो किडनी है वो वर्क करेगी किसका, डायलाइजर का, यानी उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डायलाइजर। तो आपके पास ये तो क्या है, चलो वहाँ तो एनिमल मेम्ब्रेन की बात होगी, क्योंकि हमारे जो किडनी है वो एनिमल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है, क्योंकि ऑर्डिनरी जो पार्टिकल साइज पार्ट जो है आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन है वो जल्दी से वहाँ से आपके पास क्या हो सकते हैं, पास थ्रू नहीं हो सकते। तो वहाँ पर इसलिए एनिमल मेम्ब्रेन का यूज़ किया गया है। अगर आप यहाँ यूज़ करते हो सर डायलिसिस का, तो एक प्रोसेस है जहाँ सेपरेट करते हो पार्टिकल को ऑफ कोलाइडल फ्रॉम, किससे कहता है, दोज क्रिस्टलॉइड। फ्रॉम किससे कहता है, फ्रॉम दोज क्रिस्टलॉइड, दोज क्रिस्टलॉइड। अब क्रिस्टलॉइड में भी आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, इम्प्योरिटी आ जाएगी। कि भाई क्रिस्टलॉइड्स की अगर बात करते हो सर, जो क्रिस्टलॉइड है बाय डिफ्यूजन कहता है मिक्सचर ऑफ एनिमल एंड परमानेंट मेम्ब्रेन। कि मिक्सचर ऑफ एनिमल एंड परमानेंट मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, देखिए अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं ताकि डायलिसिस आपका कंप्लीट हो जाए। देखिए डायलिसिस में क्या है कि आपके पास एक डायग्राम बनाते हैं इस तरह से, ठीक है।
और यहाँ पर मैं आपके पास क्या करता हूँ, एक कोन लगा देता हूँ, ठीक। और इसको एक एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू, एक बैग के थ्रू इसको कवर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन है कोई आपके पास किसका, ये ना कोलाइडल सॉल्यूशन, या हमारे पास वाटर बात कर लेते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, वाटर का, ठीक है, ताकि इम्प्योरिटी प्रॉपर वे में रिड्यूस होती रही है, ठीक है। इनमें जो ये देख रहे हो मैं डॉट से दिखा रहा हूँ, ये आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन होंगे विद इम्प्योरिटी, ठीक है, विद इम्प्योरिटी कोलाइडल सॉल्यूशन हो गए, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये हमारे पास है जिसमें आपके पास एक कोन लिया हुआ है, ठीक है। एक आपके पास एडिशन ऑफ इम्प्योर सॉल्ट की बात करेंगे। यहाँ पर आपके पास क्या दे रखे हैं कि एक फनल का इस्तेमाल करेंगे जिससे वाटर ये लोग प्रोड्यूस करते रहेंगे बार बार। जैसे यहाँ पर एक फनल लगा देंगे हम लोग यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। यहाँ से इसको प्रॉपर वे में वाटर प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। ये जो आपके पास फनल दिखा रखा है यहाँ पे वाटर के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, बस समझ में आ गई, ठीक है। ये आपके पास एक एनिमल मेम्ब्रेन होगा जिसको हम लोग जिक्र करें तो एक एनिमल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करेगा, जिसको आप लोग SPM का भी नाम देते हो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये आपके पास क्रिस्टलॉइड हो गए, क्रिस्टलॉइड, ठीक है। ये हमारे पास पार्टिकल, ये आपके पास एक फनल हो गया, ठीक है। अब इसमें आपके पास क्या हो रहा है, इसका वर्किंग देखते हैं कि वर्किंग इसका क्या कहता है। तो जनरली आप जो सेपरेट कर रहे हो क्रिस्टलॉइड को फ्रॉम द कोलाइड ऑन द बेसिस प्रिंसिपल द पार्टिकल ऑफ कोलाइड क्रिस्टलॉइड्स किसके साथ कहता है कि द पास थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन। अब एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू जो पास हो रहा है तो हम लोग इसको किस नाम से जानेंगे, कैसे इसको शो करेंगे। तो देखिए ये जो अपरेटस है ये आपके पास क्या होगा, एक डायलाइजर का काम करेगा। क्या कर रहे हैं इसको, डायलाइजर, ठीक है। ये किसका काम कर रहा है, अब डायलाइजर का। अब यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम लोग क्या डालेंगे, एडिशन ऑफ, यहाँ से हम लोग लिख देते हैं एडिशन ऑफ क्रिस्टलॉइड, क्रिस्टलॉइड ये आप लोग लिख लेना, प्रैक्टिस से बुक से देख के बना लेना आपके पास अच्छे से, ताकि एक मेंशन कर देना हर चीज़ को पर्टिकुलर वे में। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, इस पोर्शन से आपके पास क्या है कि यहाँ से रेगुलर पानी इसके अंदर आपके पास इन्वॉल्व होता रहेगा। इस बैग के अंदर ये एक परमानेंट मेम्ब्रेन का काम कर रहा है, जिसको हम लोग एनिमल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। अब आपको पता है क्रिस्टलॉइड्स का जो साइज होता है, जो हमारे पास कोलाइड का साइज होता है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, उसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, और उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। जनरली आपको पता है कि जो क्रिस्टलॉइड होते हैं वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, और उसके अंदर जो पार्टिकल है उसको जनरली हम लोग नेक डाई से तो देख नहीं सकते। किससे देख सकते हैं आप लोग, माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो बैग है ना, रेगुलर जो पानी इसके अंदर आपके पास यहाँ इन्वॉल्व होता रहेगा, तो यहाँ जो आपके पास पार्टिकल साइज है, जो इम्प्योरिटीज है, वो रेगुलर यहाँ से आपके पास रिमूव होती रहेगी। और पर्टिकुलर आपके पास इस बैग के अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, इस बैग के अंदर आपके पास कोलाइडल पार्टिकल, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, वो बच जाएगा विद इम्प्योरिटी। जैसे आपने टी बैग देखा है, जो टी बैग हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आप लोग क्या करते हो, उस टी बैग में लार्ज साइज पार्टिकल होते हैं, पर आपने देखा हो जब उस टी बैग को पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर डाला जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसके जो स्मॉल साइज पार्टिकल है वो रिड्यूस होकर कहाँ जाते हैं, उस कप में आ जाते हैं, और जो बिग साइज पार्टिकल है वो एज इट इज वहाँ रह जाते हैं। तो हम लोग तो यहाँ क्या कर रहे हैं, इम्प्योरिटी का हमें थोड़ी ना पता भाई साइज उसका क्या है क्या नहीं है, जस्ट हम लोग तो इमेजिन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि रेगुलर जो पानी है वो इसमें आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। यहाँ से आपके पास जो इम्प्योरिटी होगी वो रिमूव होती रहेगी, वो इस सॉल्यूशन में आपके पास आती रहेगी। वो ये प्रोसेस क्या होगा, ये प्रोसेस घंटों दर चलता रहेगा, ठीक है, जब तक वो आपके पास सारे जो इम्प्योरिटीज है वो आपके पास एक रिक्वायर्ड लेवल तक रिमूव ना हो जाए, जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे थे, प्योरिफिकेशन का। तो दैट मीन्स दिस इज डायलाइसिस, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल डायलाइसिस। यही सेम काम हमारी क्या करती है, किडनी करती है, जो हमारे पास ब्लड को प्योरीफाई करती है। सेम जो आपके पास किडनी है वो इस तरह से वर्क करती है आपके पास, क्योंकि हम लोग तो सारे दिन पता नहीं क्या क्या खाते हैं। आपको पता है कि ब्लड का pH लेवल आपके पास कितना होता है, जनरली
के आसपास होता है, या 7.2 7.4 होता है। तो वहाँ पर आप देखोगे तो उसमें जो इम्प्योरिटी है वो भी तो किसी तरह से रिड्यूस होती होंगी। तो उनको रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि कहा जाता है ना, जितना पानी पियोगे उतना किडनी सही रहेगी, जितना पानी पियोगे उतना किडनी को कम वर्क करना पड़ेगा। तो किडनी जनरली करती क्या है, जितना पानी पीते हैं उससे इम्प्योरिटी को रिमूव करती है थ्रू द यूरिन, थ्रू द आपके पास जितने हमारे पास पसीने आते हैं इन चीज़ों से उसको रिमूव किया जाता है। तो किडनी का वर्क और इनका वर्क ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर आप इसके बारे में देखें, पहले तो क्या लिखोगे, डायलाइसिस क्या है, यहाँ लिख दिया आपके पास डायलाइसिस क्या है, डेफिनेशन लिख दी, डायग्राम बना दिया, इसका वर्किंग लिख दिया, 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया ये। बात समझ में आ गई। डायलाइसिस पे अगर आप जब क्वेश्चन लिखते हो तो आपको पता होना चाहिए सर डायलाइसिस हम लोग क्या रहे हैं। तो डायलाइसिस की जब डेफिनेशन लिखते हो तो आप लिखोगे कि सर प्रोसेस है जहां सेपरेट करोगे किसको, कहता है द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल्स फ्रॉम द दोस क्रिस्टलॉइड बाय द डिफ्यूजन द मिक्सचर थ्रू द परमानेंट एंड एनिमल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डायलाइसिस। तो ये लिखने के बाद आपके पास सिर्फ वर्किंग बताना है कि सर ये तो ये हो गया। अब वर्किंग है, वर्किंग में डायग्राम बना दिया, डायग्राम में आइडेंटिफाई कर दिया कौन कौन सी चीजें क्या है, किसको डायलाइजर बोल रहे हैं, वर्किंग दिखा देंगे। तो दैट इज, इसको हम लोग क्या नाम देंगे आपके पास, डायलाइसिस का। अगर इसी को मैं इलेक्ट्रोडायलाइसिस कर दूं, क्या कह रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोडायलाइसिस। अब देखो नाम बदल गया, इलेक्ट्रोडायलाइसिस, यानी ये जो डायलाइसिस हो रहा है ये कितने घंटे में होता है कितने में नहीं होता हमें नहीं पता। अब मेरे को इसकी स्पीड बढ़ानी है, यानी इस प्रोसेस की स्पीड बढ़ानी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ एक चार्ज प्लेट लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, चार्ज प्लेट लगा दूंगा, इस तरह से दिख रहा है। यहाँ मैं आपके पास चार्ज प्लेट लगा दूंगा एक, इस तरह से दिख रहा है। ये चार्ज प्लेट लगा दी। जैसे ही चार्ज प्लेट लगाएंगे इसको आपके पास वोल्टमीटर एमीटर से कनेक्ट कर देंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। अब क्या होगा, जैसे आप इसको चार्ज प्लेट लगाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे, ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस होगा, फास्ट हो गया तो इसको क्या नाम देंगे, आप इसको नाम देंगे इलेक्ट्रोडायलाइसिस का। याद रह जाएगा, बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रोडायलाइसिस का। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी किडनी विडनी खराब हो जाती है तो हॉस्पिटल में जाके उसको डायलाइसिस पे रहना पड़ता है। तो उनको जो दिया जाता है डायलिसिस, दैट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस। एक मशीन होती है और मशीन में आपके पास क्या जाता है, उनके जैसे सेल्स में इनमें सब में पानी भर जाता है, तो उसको आपके पास निकालते हैं, इम्प्योरिटीज को निकाल के वो लोग रिमूव करते हैं। तो उसका एक 4-5 घंटे का प्रोसेस होता है जो वो लोग करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो आई होप आपको इलेक्ट्रोडायलिसिस और डायलिसिस इनमें डिफरेंस पता लग गया होगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो कैसे लिखना है आपके पास, सबसे पहले डायलिसिस की हेडिंग, डायग्राम, वर्किंग, ठीक है। फिर आप आओगे क्या, इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस की हेडिंग क्या लिखोगे, आपके पास डायग्राम और फिर अपना आगे, बस समझ में आ गई। तो वर्किंग और इसको इस तरह से लिखना है ताकि आपके पास थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। देखिए सेकंड थिंग, नेक्स्ट अगर आपके पास चलते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं और हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट में आपके पास आगे आओगे तो देखिए क्या आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए नाम से ही पता लग रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है। जनरली जो कोलाइडल पार्टिकल है या जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, सबको पता है इनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होगा। तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, क्या बोल रहा हूँ मैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जनरली कोई दिखाता नहीं है ना कोई बताता इसके बारे में। इसमें देखिए क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होता है ना उसके पोर साइज को रिड्यूस कर दिया जाता है। जैसे हमारे पास क्या ले लिया, कोई मेम्ब्रेन ले लिया, उसका जो पोर साइज होगा, जैसे हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल का साइज कितना है, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है। तो ऐसा फिल्टर पेपर जिनका पोर साइज क्या हो जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, जिनका पोरस साइज क्या कर दे, रिड्यूस कर दे अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू या अकॉर्डिंग टू यूजेस, तो उसको हम लोग नाम देते हैं आपके पास अल्ट्रा फिल्टर पेपर का। और उस प्रोसेस से अगर हम लोग किसी सॉल्यूशन को प्योरीफाई करते हैं, किसी सॉल्यूशन को आपके पास मेजर करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इसमें सिर्फ आपको डेफिनेशन दिमाग में रखनी है। जैसे कोलाइड आयन होते हैं, कोलाइड आयन आपने सुना होगा, कोलॉइड आयन, कोलाइड आयन, ठीक है, ये होता है, ये आपके पास मिक्सचर होता है किसका, 4% मिक्सचर होता है। कोई पूछ ले इथाइल अल्कोहल और प्लस में ईथर का, ठीक है, कोलाइड आयन।
कोई पूछे कोलाइड आयन क्या है तो आप कहोगे सर 4% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ किसका, इथाइल अल्कोहल इन ईथर का, तो इसको कोलाइड आयन बोलते हैं। तो इनको प्योरीफाई करने के लिए जनरली इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो कोई पूछ ले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या, अल्ट्रा का मतलब क्या है, कुछ एक्स्ट्रा देना। एक्स्ट्रा का मतलब यहाँ पे क्या हो गया सर, उस पोरस पेपर, जो पेरस पेपर नहीं होता फिल्टर पेपर, उसके साइज को रिड्यूस कर देना। जो पर्टिकुलर साइज उसका मार्केट से आया था हमारे पास, जो बन के आया था, उस साइज को हमने क्या कर दिया और कम कर दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का नाम देते हैं। जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी सॉल्यूशन को, किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को प्योरीफाई कर रहे हैं, तो दैट मीन्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कोई पूछ ले कोलाइड आयन क्या है, 4% इथाइल अल्कोहल और ईथर सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलाइड आयन। ठीक है, इनको प्योरीफाई करने के लिए जनरली हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो याद रहेगा। नेक्स्ट इसने ले रखा है सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, तो ये भी एक आपके पास प्योरिफिकेशन मेथड है यार। ये जो केमिकल लैब है या केमिस्ट्री लैब है या आपके पास बायोलॉजिकल लैब है, इनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक अपरेटस है जिसको हम लोग, या एक आपके पास मेथड है जिसको हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो ये किस तरह का चैम्बर होता है, इस तरह से आपके पास एक चैम्बर होता है और इसके अंदर क्या होते हैं, इस तरह से पोर बने होते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक चैम्बर है, मिक्सी की तरह होता है जनरली। ठीक है, अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये आपके पास इस तरह से नहीं, ऐसा मिलेगा मिक्सी की तरह। ठीक है, ऐसे मिलेगा आपको पास, क्लियर। अब इसमें क्या होता है, इस पोर में ना टेस्ट ट्यूब को इस तरह से रख दिया जाता है, आई बस समझ में, अलग अलग टेस्ट ट्यूब को ऐसे ऐसे रख दिया जाता है और इसको घुमाया जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या हो गया, जैसे आपके पास प्लाज्मोलाइसिस, जो हम लोग प्लाज्मा है, ब्लड से हम लोग प्लाज्मा को निकालते हैं, तो ब्लड से जब प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो इसी मेथड से किया जाता है। उसमें क्या करते हैं, जो ब्लड होगा उसको क्या करेंगे, एक अलग अलग जार में आपके पास इस तरह से फिट कर देंगे और उस ऑपरेटर्स को घुमाएंगे जोर जोर से इस तरह से घुमाया जाएगा। जिस तरह से घुमाया जाएगा जो प्लाज्मा होगा वो क्या होगा, अलग हो जाएगा। प्लाज्मा ऊपर की तरफ मिलता है, ब्लड आपके पास नीचे की तरफ मिलता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं जानते, एक थ्रेड लेके आप पत्थर में घुमाते हो इस तरह से तो सर्कल बनता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ भी आपके पास सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब यही है। ठीक है, बस अपरेटस आपके पास अलग हो गया, जोर जोर से उसके आपके पास रोटेशन बहुत ज़्यादा होगी, उस हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हो, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की बात कर सकते हो। आगे देखिए, इसमें छोटे छोटे प्रोसेस है, ध्यान रखना, ज़्यादा इसमें बड़े कुछ नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आता है क्या सर, प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं किसकी, कोलाइडल सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले हम लोग जो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी। ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस करके आए हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, इसको बार बार डिस्कस करने का कोई आपके पास तुक नहीं बनता कि सर कोलाइडल सॉल्यूशन में आपके पास कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी। हमने 7-8 प्रॉपर्टी वहाँ डिस्कस की थी, उसमें से कुछ प्रॉपर्टी है दोबारा आई हैं, उनको आप देख लो क्या है वो आपके पास। सबसे पहला इन्होंने वर्ड लिया है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन या हेट्रोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर लेता है स्टेबिलिटी, नेक्स्ट फिल्टरेबिलिटी, विजिबिलिटी एंड कलर की बात करता है। अब ये 4 टॉपिक है जो हमने कोलाइडल सॉल्यूशन में पहले डिस्कस किया हुआ है कि कोलाइडल सॉल्यूशन एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। इस सॉल्यूशन के अंदर आपको पास पता है पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होते हैं। फिर जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो प्रॉपर्टी आपको पता है कि सर हमारे पास जो लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्यूशन होते हैं उनके अंदर जनरली आपके पास क्या होता है, स्मॉल डिफरेंस होता है जनरली आपके पास। तो हम उनके बारे में भी यहाँ डिस्कस कर सकते हैं कि सर आपके पास हेट्रोजीनियस कैरेक्टर है, स्टेबिलिटी आपको पता है क्वाइट स्टेबल होता है, फिल्टरेबिलिटी पता है आपके पास कि जनरली आपके पास क्या होता है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो पास नहीं होता, या हम लोग इसकी बात करते हैं तो हम लोग इसके लिए क्या लेते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। चौथा पॉइंट आपके पास लिख रखा है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी आपको पता है नेक डाई से तो देख नहीं सकते, तो इसको हम लोग क्या, इसके लिए क्या यूज करते हैं, माइक्रोस्कोपिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। फिर इन्होंने एक आपके पास लिख रखा है कलर, ये हमारे पास चौथा पॉइंट है जो आपके पास नया है। सर कलर के लिए, तो कलर के लिए वही कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि सर हमें क्या पता किसका कलर क्या होगा। तो इसमें जनरली आपके पास क्या होगा, हम लोग जो टिंडल इफेक्ट पढ़ के आए थे 9th-10th में, उसका यहाँ प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टीज का यहाँ पे इस्तेमाल होगा विजिबिलिटी और कलर्स के लिए। जैसे आप मिल्क प्लस मिल्क कोलाइडल सोल्यूशन है, आपको पता है कि मिल्क एक कोलाइडल सोल्यूशन है, आप मिल्क का इस्तेमाल कर लीजिए। तो मिल्क का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको पता है कि मिल्क के लिए अगर हम लोग भी लेते हैं तो वहां पर भी आपके पास क्या है, जो प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करती है कि भाई किस तरह से आप लोग यूज कर रहे हो। तो मिक्सचर है आपके पास मिल्क प्लस वाटर, तो जनरली इसका जो मिक्सचर है वो आपके पास क्या देगा, जैसे हम लोग इसको देखते हैं ना फिल्टरेबिलिटी, जब इस पर लाइट पास करते हैं, इसकी विजिबिलिटी या कलर चेक कर रहे हैं, तो जनरली ये ब्लू कलर का है, पर ये ट्रांसमिट होकर हमारे पास क्या दिखाई देता है, रेड कलर का आपके पास कंपोनेंट दिखाई देगा, या रेड कलर का सॉल्यूशन आपके पास दिखाई देता है। तो अलग अलग कंपोनेंट है, अलग अलग नेचर होगा, अलग अलग उसका पार्टिकल साइज होगा, तो सिंपल सी बात है विजिबिलिटी भी उसकी क्या हो जाएगी,
अलग अलग जो कलरेशन है भी उसका क्या हो जाएगा, अलग अलग। तो अलग अलग सॉल्यूशन के अलग अलग होते हैं, तो उसके लिए जनरली हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। तो वो डिस्कशन क्या है आपके पास कि जब भाई प्रॉपर्टी कलर की बात कर रहे हो, तो मैंने आपको पहले बता दिया भाई करेक्टर है, करेक्टर सॉरी नेचर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट या नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात होगी उसकी, या आप बात कर सकते हो सर आपके पास फिल्टरेबिलिटी की बात होगी, क्योंकि हेट्रोजीनियस तो कोलाइडल सॉल्यूशन है ही, तो हमें क्या पता, तो हम एग्जांपल के तौर पे इसको डिस्कस कर सकते हैं। वैसे हम किसी का कलर नहीं बता सकते, किसी कलर पर्टिकुलर क्या होगा, सिर्फ ऐसे सोच के बता सकते हैं कि सर नेचर ऑफ सब्सटेंस पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि जब आपने लाने के बाद आपने कलर पास यानी लाइट पास की, लाइट पास करने के बाद कितना लाइट वहां से रिफ्लेक्ट हुआ है और वो किस ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, दैट इज ऑप्टिकल इफेक्ट, जिसको हम लगा के डिस्कस करेंगे। तो 4 प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी आपको डिस्कस करनी है। आपके पास फिल्टरेबिलिटी क्या होगी, हेट्रोजीनियस करेक्टर क्या होंगे, स्टेबिलिटी क्या होगी, विजिबिलिटी क्या होगी, कलर क्या होंगे, तो ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हो। चौथी बात आती है हमारे पास एक और प्रॉपर्टी जो डिस्कस कर रहे हैं, क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या कह रहा हूं मैं, आपको याद होगा हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो 4 प्रॉपर्टी थी, आपको पता था को का मतलब टुगेदर और लिगेयर का मतलब लिंक, ऐसी प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करती हो, नंबर ऑफ मोल्स पे, उसको हमने नाम दिया था किसका, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। आप लोग 4 प्रॉपर्टी डिस्कस करके आए थे। ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें आपने कहा था पाई वी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। आपने कहा था कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू में एम, आपने कहा था डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू में एम, और आपने कहा था हमारे पास क्या कि अगर हम लोग बात करते हैं 4 प्रॉपर्टी में, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट, ये था आपके पास n1 अपॉन में n1 प्लस n2। ये हम लोग 4 प्रॉपर्टी डिस्कस करके आए थे, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर का आपने जिक्र किया था। सर ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर बात करते हैं, फिर आपने जिक्र किया था एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की, फ्रीजिंग पॉइंट की, और आपके पास रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में ये चारों किस पे डिपेंड कर रही थी, नंबर ऑफ मोल्स पे। बात समझ में आ गई, चारों की चारों आपके पास किस पे डिपेंड कर रही थी, नंबर ऑफ मोल्स पे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, इस पे डिपेंड कर रही थी। तो यहाँ भी आपके पास क्या है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, किसका इस्तेमाल करेंगे हम, सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर का, इन चारों का नहीं। यहाँ जो एक प्रॉपर्टी कहती है वो क्या कहती है, वो कहती है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना सर, उसका आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, उसके बारे में आप लोग बता सकते हो। वो भी क्या बता सकते हैं, वो भी सिर्फ आपके पास ये बता सकते हो कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो मेजरेबल है, किसके साथ, कहता है ऑस्मोटिक प्रेशर हैव बीन डिटरमाइन द रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड मेजरमेंट ऑस्मोटिक प्रेशर हैज बीन यूज्ड डिटरमाइन द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। यानी ये जो प्रॉपर्टी है, ये आपके पास जो कोलाइडल पार्टिकल है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ इस प्रॉपर्टी का। याद रहोगे, ऐसे तो हम लोग चारों प्रॉपर्टी बता के हैं कि नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, पर सिर्फ हम लोग किसका, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर में यानी कोलाइडल सॉल्यूशन में किसका भी जिक्र होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो वो किसके लिए हेल्पफुल होगा, तो वो मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जिसको हमने वहां से डिस्कस करके आए थे, तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए आपके पास क्या आता है। ये छोटी सी प्रॉपर्टी थी तो थोड़ा सा इसको ध्यान रख के चलना। नेक्स्ट आपके पास आता है कि सर मैकेनिकल प्रॉपर्टी, यानी आपके पास ब्राउनियन मूवमेंट। क्या ले रहा हूं मैं, ब्राउनियन मूवमेंट। सबने सुना है ब्राउनियन मूवमेंट आपके पास क्या होता है, सुना है, जिगजैग मोशन है ब्राउनियन मूवमेंट, ये हमने सबने सुना है। आपको पता होना चाहिए ब्राउनियन मूवमेंट की अगर बात करता है तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या था कि भाई हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर जो पार्टिकल होंगे, जैसे आपके पास ये सॉल्यूशन है और अगर हम इसके पार्टिकल की बात करें तो इनके पार्टिकल क्या होंगे, जिगजैग मूवमेंट में होंगे। यानी कोई पार्टिकल यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई, तो उनकी जो मोशन होगा, उनका जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, एक जिगजैग मूवमेंट होगा। इस तरह से वो लोग पार्टिकल, इस तरह से वो लोग सॉल्यूशन के अंदर मूव कर रहे होंगे। तो जनरली अगर आप इसकी बात करते हो किसकी, आपके पास ब्राउनियन मूवमेंट की, तो हम कहते हैं कि सर आपके पास कंटिन्यूअस जिगजैग मूवमेंट है किसका, कोलाइडल पार्टिकल का इन कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये आपके पास देने वाला रॉबर्ट ब्राउन था 1827 में। इन्होंने आपके पास एक जिगजैग वे में, रॉबर्ट ब्राउन था आपके पास 1827 में,
इन्होंने इसकी स्टेटमेंट को दिया था। तो इसके कुछ कॉजेज की बात की थी भाई, इसकी जो आपके पास कहते हैं ना यूजेस या कहते हैं इसके जो ड्रॉबैक्स है उसके बारे में कहा था भाई। ये तो हमें पता लग गया कि भाई किसी भी सॉल्यूशन में पार्टिकल्स है वो जिगजैग मूवमेंट में रहते हैं। 9th-10th में बहुत पुरानी बातें पढ़ के आए, टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट, आपने खूब पढ़ा इसके बारे में। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमसे क्या पूछे जाते हैं, इसके कॉजेज पूछे जाते हैं कि इसके कॉजेज आपके पास जनरली क्या होंगे। तो देखिए बच्चों, कॉजेज के अंदर आप क्या लिख सकते हो, कॉजेज के अंदर आप रीजन दे सकते हो ब्राउनियन मूवमेंट इज बेस्ड ऑन द फैक्टर ऑफ किसके, कहता है मॉलिक्यूल्स एंड डिस्पर्जन मीडियम एंड ड्यू टू देयर द काइनेटिक मोशन एंड स्ट्राइक अगेंस्ट द किसके, कहता है कोलाइडल पार्टिकल। तो ये आपके पास क्या है कि जो नेट फोर्स होगा ना उसके थ्रू आप लोग क्या कर रहे हो, क्योंकि ये जनरली आपके पास अगर बात करें तो ये ना अपोज करती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी का। किसका करती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये ग्रेविटी का अगेंस्ट करके आपको पता है पार्टिकल आपके पास जिगजैग मोशन में होंगे। तो कॉजेज में तो जनरली क्या होगा आपके पास, आप कह सकते हो कि सर आपके पास जैसे हम लोग बात करते हैं ना, दोनों स्टेटमेंट एक साथ ले सकते हैं कि सर अगर आप कॉजेज की बात कर रहे हो या आप बात कर रहे हो किसकी, कि इंपॉर्टेंस की, तो आपको पता है कि भाई ब्राउनियन मूवमेंट से जो पर्टिकुलर कोलाइडल पार्टिकल है कंपेरेटिवली हायर हो जाएंगे और जो स्पीड है कोलाइडल पार्टिकल की वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जो जिगजैग पार्टिकल है क्योंकि उसके क्या क्या होता है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है जनरली, तो उससे क्या होगा, जो पार्टिकल साइज है उसकी जो मूवमेंट है वो क्या होगा आपके पास स्लो हो जाएगी। और हैवी होने के कारण जो पार्टिकल साइज है विस्कोसिटी बढ़ गई तो ऑब्वियस सी बात है जो मूवमेंट क्या होगा, बड़ा स्लो होगा। तो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो क्या करती है, उसको नीचे नहीं बैठने देती। तो ये इंपॉर्टेंस में आ जाता है, वो कॉजेज में आ जाता है। तो आपसे सिर्फ क्या पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा हमसे तो जनरली पूछा जाता है ब्राउनियन मूवमेंट है क्या, तो हम लोग कह देते हैं सर जिगजैग मोशन है किसका, मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है। तो उसको हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। तो कॉजेज पूछे चाहे इंपॉर्टेंस पूछे, दोनों बात आप बता सकते हो। तो डेफिनेशन के तौर पे क्या लिखोगे, ब्राउनियन मूवमेंट किसने दिया, कब दिया, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन, डायग्राम, उसके बाद उसका कॉजेज के साथ क्या लिख दोगे, इसके आपके पास एडिशनल जो बेनिफिट है वो भी आप लिख सकते हो, याद रह जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या लिया, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है, टिंडल इफेक्ट सबको पता है, याद है टिंडल इफेक्ट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि सर टिंडल इफेक्ट आपके पास क्या था, या टिंडल इफेक्ट तो जिगमोंडी ने आपको टिंडल इफेक्ट दिया था और कहा था स्कर्टिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन द कोलाइडल सॉल्यूशन। यानी हम लोग बात करते हैं तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर क्या था, एक कंटेनर ले लेते हैं, यहाँ हमने ले लिया ट्रू सॉल्यूशन जिसका पार्टिकल साइज बहुत कम है, क्या ले लिया, ट्रू सॉल्यूशन, याद है ट्रू सॉल्यूशन। यहाँ हमने ले लिया एक क्या, जिसका पार्टिकल साइज क्या है, ज्यादा है, इसको हमने क्या नाम दे रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या बोल रहा हूँ, कोलाइडल सॉल्यूशन, याद रहेगा। तो अब ये पार्टिकल ले लिया हमने, यहाँ पर एक टॉर्च लगा दिया। अब ये टॉर्च क्या कर रहा है, ये टॉर्च यहाँ से लाइट पास कर रहा है, ठीक है। लाइट पास कर रहे हैं तो आपको पता है कि ये तो आपके पास एज इट इज पास हो गया। यहाँ जाके आपके पास क्या हुआ, रिफ्लेक्ट बैक हुआ। कुछ रिफ्लेक्ट बैक क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पार्टिकल साइज बड़े थे। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसने रिप्रेजेंट की थी, जिगमोंडी ने, जिसने क्या दिया था आपके पास, टिंडल इफेक्ट के बारे में आपके पास रिप्रेजेंट किया था कि सर टिंडल इफेक्ट क्या होता है। ये अपने सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, बहुत पूछा जाता है क्योंकि अपने यहाँ से, क्योंकि कहते हैं 9th-10th का टच भी लेना चाहता है टीचर, तो 9th-10th का टच लेने के लिए वो लोग क्या करता है, वो जरूर इसका जिक्र करेगा आपके पास। तो आपको याद रखना है, आपको कोई पूछ ले वैसे टिंडल इफेक्ट होता क्या है, तो सिर्फ आपको ये बताना है कि सर डिफाइन करना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन। तो वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि सर हमारे पास अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात कर रहे हो तो किस तरह से आपके पास वो लाइट को स्कैटर्ड कर सकता है। तो उसके बारे में जितना भी आप पढ़ सकते हो कि भाई आपको पता है सर पार्टिकल साइज बड़े होंगे, जैसे हमने ये ले लिया भाई, कुछ में से तो पास हो रहे हैं, कुछ में भी आपके पास होंगे रिफ्लेक्ट बैक भी तो होंगे। अब वो रिफ्लेक्ट बैक होंगे तो हमें क्या पता वो कहाँ जाएंगे। वो ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल साइज अगर बड़े हुए तो सीधे चले जाएंगे, जैसे आपने कई बार लिया टॉर्च लेकर हम लोग हाथ पे लगा देते हैं, जैसे उंगली पे लगाना, तो यहाँ से क्या होंगे आपके पास रेडिएशन दिखाई देंगे रेड कलर की। मोबाइल का ही कैमरे का टॉर्च ले लेना, उस पर यहाँ पर उंगली रख देना और जैसे ही रखोगे तो यहाँ से लाइट पास होंगी। कुछ ऐसे होंगे भाई सारी तो लाइट पास नहीं हुई, यानी कुछ आपके पास रिफ्लेक्ट बैक भी हुई है। क्यों बैक हुई है, क्योंकि यहाँ कोलाइडल साइज पार्टिकल के यहाँ का यानी डिपेंड कर रहा है किस पे, कोलाइडल साइज पार्टिकल पे। तो कोलाइडल साइज पार्टिकल आपके पास क्या कहेंगे, तो वहां थोड़ा सा फोकस करना है। बस समझ में आ गई। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब है जब टिंडल इफेक्ट आप पढ़ते हो तो पूरा इसके बारे में, देखिए 9th-10th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है,
तो हमें इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की यहाँ नीड नहीं है कि टिंडल इफेक्ट क्या है। हम तो जस्ट एक पार्टिकल लेते हैं कि भाई आपको पता है कोलाइडल साइज पार्टिकल आपके पास 1 to 1000 नैनोमीटर है, तो सारे के सारे तो स्कैटर कर नहीं सकते, पर कुछ 10% भी करते हैं तो लाइट क्या हो जाएगी आपके पास, रिफ्लेक्ट बैक होगी। अब उसी स्कैटर्ड को बोल रहा है क्या, टिंडल इफेक्ट का नाम दे रहा है। जिग्मोंडी ने दिया था, जिग्मोंडी ने आपके पास जर्नली कहते हैं, जिग्मोंडी आपके पास चरवाहा था जो बकरी चराता था, ये कहा जाता है। उसने भी क्या देखा था, घने जंगल से जब लाइट आपके पास आ रही थी, बिल्कुल पेड़ों में से, पत्तों में से, बीच में से होती हुई, तो वहां पर उन लाइट की जो रेडिएशन थी तो उनके अंदर पार्टिकल्स का मूवमेंट दिखा था, तो उन्होंने कहा था स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में, वहां से जिक्र किया था। तो देखिए आपके पास हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन लिया तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, कोई आपके पास नहीं हुआ। अगर हम लोग यहाँ लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या दिखाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन में स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में, क्योंकि यहाँ जो पार्टिकल साइज होगा वो क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट बैक कर सकता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम लोग किसके लिए दिखाते हैं, कोलाइडल साइज पार्टिकल के लिए। किसने दिया था, जिग्मोंडी ने दिया था। पूरा सिस्टम लिखना है, पूरा टिंडल इफेक्ट क्या होता है, कैसे लिया गया है, क्या क्या उसके कॉजेज हैं, कुछ नहीं छोड़ना उसके बारे में, ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। बात समझ में आ गई। तो छोटा सा पोर्शन है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, प्योरिफिकेशन पढ़ा, डायलिसिस पढ़ा। डायलिसिस थॉमस ग्राहम ने दिया था, ये भी बात ध्यान रखना, जब लिखना लगो तो उसके बारे में लिख देना, ठीक है। फिर आपने इलेक्ट्रोडायलिसिस के बारे में पढ़ा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन, फिर प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, हमने 3 प्रॉपर्टी यहाँ डिस्कस किया, फिजिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, कोलाइडल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। तो ये चारों प्रॉपर्टी आपको यहाँ डिस्कस करनी है, ठीक है। पहली बात तो प्योरिफिकेशन, सिर्फ ये काम है आपका, प्योरिफिकेशन, चारों प्योरिफिकेशन। फिर प्रॉपर्टीज में चारों की चारों आपके पास प्रॉपर्टी, कुछ नहीं छोड़ना, लाइन टू लाइन पढ़ना है, चाहे एनसीईआरटी से पढ़ो, चाहे प्रदीप, जेआरबी, जो भी बुक आप XYZ यूज कर रहे हो, ताकि एमसीक्यू में दिक्कत ना आए। बस समझ में आ गई। छोटा सा लेक्चर है, ज़्यादा आपके पास इसमें टाइम लगा नहीं है हमारा, क्योंकि कल हम लोग इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज तो मैं डिस्कस कर नहीं रहा क्योंकि फुल लेंथी हो जाएगा बहुत। तो कल इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के बारे में, परसों इमल्शन, नेक्स्ट डे कैटलिस्ट, हमारे चैप्टर कंप्लीट। बस समझ में आ गई। तो आई होप आप इसको जल्दी से जल्दी कर लेंगे। फिर मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।